हेलो दोस्तों, मैं अभय। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। आज के इस वीडियो में मैं बात करूँगा एनजीओ के एक्सपेंस के बारे में। ये वीडियो सभी एनजीओ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, साथ ही ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है या चैरिटेबल एक्टिविटी करते हैं, जैसे हो गया आपका कोई मंदिर हो गया या फिर ट्रस्ट हो गया या फिर किसी भी तरह का ऐसा है ऑर्गेनाइजेशन जो समाज कल्याण के लिए कार्य करता हो। एनजीओ को जो पैसे आते हैं डोनेशन के रूप में, उसका रिकॉर्ड हम किस तरह से रख सकते हैं, उनका जो कैश बुक है, लेजर बुक है, डोनेशन स्लिप है, वाउचर है, ये सब हम किस तरह से रख सकते हैं एक व्यवस्थित रूप से, इसके बारे में हम जानेंगे। साथ ही अगर किसी भी तरह के डिपार्टमेंटल या फिर गवर्नमेंट की तरफ से नोटिस आता है या फिर कोई इंक्वायरी आता है तो उसमें हम लोग बहुत ही ईजिली तरीके से उसका रिप्लाई दे सकते हैं। और मैं आपको आज की इस वीडियो में डिटेल्ड डिस्कशन करूंगा कि जो भी हमारे पास डोनेशंस आते हैं हमारे एनजीओज़ को, चाहे वो हमारे चैरिटेबल एक्टिविटी हो, चाहे हम किसी को एजुकेशन दे रहे हैं, चाहे हम किसी को फूड डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, चाहे ब्लड डोनेशन का कैंप लगा रहे हैं, चाहे हम किसी दिव्यांग के लिए काम कर रहे हैं, तो उन सारी एक्टिविटी का फाइनेंशियल रिकॉर्ड यानी डोनेशन जिसके लिए हमें प्राप्त होता है उसको किस तरह से रिकॉर्ड को हमको मेंटेन करना है और किस किस तरह से हमको चीज़ों में हमें इनको ध्यान रखना चाहिए, जिससे हमें फ्यूचर में अगर हम 12 ATG लेते हैं तो ये हमें आसानी से मिल जाए। क्योंकि जनरली मैंने देखा है कि जब लोग 12 ATG के लिए अप्लाई करते हैं तो उनको काफ़ी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उनके पास जो डोनेशंस हैं और जो एक्सपेंसेस हैं उनका लेखा जोखा अच्छे से नहीं होता, उसके जो ट्रांजेक्शंस हैं उस पर अच्छा सिस्टमेटिक ढंग से उनके पास नहीं होता, जिसकी वजह से कई बार 12 ATG का रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट नहीं होता है, या फिर अगर होता है तो काफ़ी सारी उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो आइए हम डिटेल डिस्कशन करते हैं आज की इस वीडियो में कि किस तरह से हम लोग अपने एनजीओ के, अपने चैरिटेबल ट्रस्ट के अकाउंट को किस तरह से व्यवस्थित रूप से रख सकते हैं, जिससे आने वाले भविष्य में किसी भी तरह की परेशानियां हमें ना हो। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें पहले, क्योंकि इसी तरह से मैं कई सारे वीडियो लाते रहता हूँ जो आपके एनजीओ के लिए, आपके ट्रस्ट के लिए, आपकी कंपनी के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। और मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो में किसी भी तरह का डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं। साथ ही आप मेरे नंबर में कॉल करके मुझसे बात भी कर सकते हैं। और आइए हम जानते हैं कि किसी भी एनजीओ या ट्रस्ट के अकाउंटिंग और ऑडिटिंग से रिलेटेड प्रोसेस में जो एनजीओ के खर्चे होते हैं, मैं उनको आज 6 कैटेगरी में बांट रहा हूँ, जिससे आपको ये सारी प्रोसेस बहुत ही ईजिली तरीके से समझ में आ जाए। इसकी पहली कैटेगरी में आता है आपका रेंट, दूसरी कैटेगरी में आता है रिकरिंग एक्सपेंस, है ना। रिकरिंग एक्सपेंस हम उनको बोलते हैं जैसे जो 2 बार से ज़्यादा हो, जैसे कई बार महीने में हो, चाहे साल में कई बार उस चीज़ को लेना पड़े, दोहराना पड़े, मतलब बार बार अगर हम किसी खर्च को दोहराते हैं तो उसको हम रिकरिंग एक्सपेंस बोलते हैं। जैसे मोबाइल का खर्चा हो गया, इंटरनेट का पेमेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट हो गया, कोई रिपेयरिंग का या फिर खाने पीने का खर्च हो गया, वाटर का खर्चा हो गया, ऑफिस के मेंटेनेंस का खर्चा हो गया, हमने खरीदा कंप्यूटर, तो कई बार होता है कि फिर से हमें और परचेस करना पड़ता है कंप्यूटर, कोई रिपेयर करा लिया तो ये खर्चा हो गया, है ना। अगर आप ऐसे देखेंगे तो बार बार होते रहते हैं, तो इनको हम रिकरिंग एक्सपेंस बोलते हैं। इसके बाद जो तीसरा नंबर का आता है हमारा इवेंट एक्सपेंस, जैसे अगर हमने किसी भी तरह का एक चैरिटेबल एक्टिविटी प्लान किया है, जैसे मान के चलिए फूड डिस्ट्रीब्यूशन हो गया या फिर बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो गया या फिर किसी एजुकेशन का हम फेयर लगा रहे हैं, किसी बच्चे को मदद करने जा रहे हैं, या फिर किसी भी तरह का अन्य हम लोग कपड़ा डोनेशन हो गया, आपका ब्लड डोनेशन हो गया, कंबल का डोनेशन हो गया, या किसी भी तरह का हेल्थ कैंप लगा रहे हैं, तो ऐसे जो हमारे इवेंट में एक्सपेंस होते हैं उसको हम लोग इवेंट एक्सपेंस की कैटेगरी में रखते हैं। इसके बाद हमारा है ट्रैवलिंग एक्सपेंस, यानी अगर हमको कहीं अपने एनजीओ से रिलेटेड कहीं आना जाना लगता है, किसी ऑफिशियल या फिर किसी जरूरी काम में, तो उसका जो एक्सपेंस आता है उसको हम लोग उस पर मेंशन करते हैं। उसके बाद हमारा आता है सैलरी एक्सपेंस। इसमें अगर हमने एम्प्लॉय रखा है अपने एनजीओस पे, अपने ट्रस्ट पे, तो हमको हर महीने सैलरी देना होता है, या फिर टीचिंग के लिए ट्यूशन है, कोचिंग है, तो उसमें हम लोग जो अपने एम्प्लॉय को सैलरी देते हैं, वेजेस देते हैं, उसके लिए। तो ये हमारे कुल टोटल 6 टाइप के एक्सपेंस को मैंने डिवाइड करके आपको बहुत ही ईजिली तरीके से समझाने के लिए मैंने डिवाइड किया है, और आगे मैं इसमें डिटेल में बताऊंगा कि किस तरह से इसमें फाइनेंशियल रिकॉर्ड हमें रखना है। तो आइए अब हम देखते हैं कि किस तरह से हमको अपना डिटेल रिकॉर्ड रखना चाहिए। अगर गवर्नमेंट के तरफ से कभी इंक्वायरी होती है या फिर हमें कोई सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है तो हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाता है इन सारे
पॉइंट्स वगैरह हम लोग खर्चे को मेंटेन करके रखें तो अपना सर्टिफिकेट बना के उनको शो करना। जैसे क्या होता है कि कई मेरे पास क्वेश्चन आते हैं कि सर हम तो सोशल वर्क कर रहे हैं तो हम इस तरह से अकाउंट मेंटेन करना हमारे लिए काफ़ी टफ हो जाता है, या फिर हम नहीं कर पाते हैं, या फिर कई सारी परेशानियाँ उनके पास रहती हैं। लेकिन मैं आपको ज़रूर बोलूँगा कि जैसे छोटे छोटे दुकानदार होते हैं वो अपना जीएसटी और सारी चीज़ें टैक्स वगैरह फाइल करके अपना उनको उतना ध्यान नहीं दिया जाता। लेकिन क्या होता है जैसे जो एनजीओज़ होते हैं जनरली कई लोग ऐसे होते हैं जैसे 1 लाख रुपए हो गया, 10 लाख या 1 करोड़ चाहे आप अपने पूरे साल में 1 लाख रुपए खर्च किए हों या 10 लाख या 1 करोड़, तो गवर्नमेंट आपसे डॉक्यूमेंट से इन्फॉर्मेशन मांग सकती है। देखिए जो ब्लैक मनी होता है, ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए बहुत सारे लोग एनजीओ की हेल्प लेते हैं। मतलब सपोज किसी के पास 10 करोड़ ब्लैक मनी है तो वो लोग क्या करते हैं, एनजीओ बनाते हैं और फिर धीरे धीरे करके दिखाते हैं कि पैसे को हमने लोगों से डोनेशन मिला एंड उसको फिर वो खर्च करके वाइट कर लेते हैं। तो इससे गवर्नमेंट का स्पेशल फोकस रहता है कि एनजीओ को उसके डिटेल में चेक करना, उनके खर्चे देखना और उनके पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं डिटेल में चेक करना। और आप अपनी सारी रिकॉर्ड अच्छे से इसलिए बनाएं क्योंकि आगे किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। और मैं लास्टली आपको बताऊंगा कि आपके ऑडिट में ऐसा क्या चीज़ होना चाहिए जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जहाँ तक मैंने देखा है कि 90% तक के ऑडिट जो हैं वो सही नहीं बनते हैं। तो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा वो 90% ऑडिट सही क्यों नहीं बनते हैं। तो वीडियो के लास्ट में आपको मैं डिस्क्लोज करूँगा, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर आपके एनजीओ या फिर ट्रस्ट का ऑफिस रेंट पे है तो सबसे पहले आप रेंट एग्रीमेंट ज़रूर कराएं और रेंट एग्रीमेंट को हर साल रिन्यूअल ज़रूर कराएं। इस बात का बहुत ही ध्यान रखें। और दूसरी रेंट एग्रीमेंट में दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है, अगर आप रेंट एग्रीमेंट कराते हैं तो उसके साथ इलेक्ट्रिसिटी बिल ज़रूर अपने रिकॉर्ड पे मेंशन करें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि डिपार्टमेंट आपके क्रॉस चेक करने के लिए रेंट एग्रीमेंट में जो ऑनर का नाम होता है उसको बिजली बिल से क्रॉस चेक भी करती है कि कहीं आप दूसरे के नाम से तो रेंट एग्रीमेंट नहीं कराए हैं। इसके साथ मैंने कई केसेस ऐसे देखे हैं कि सपोज रेंट एग्रीमेंट आपने सपोज किसी राम नाम के पर्सन से कराया है, कोई राम नाम का आपका ऑनर है, तो आप लेकिन रेंट आप जो दे रहे हैं आप उनके बच्चे के नाम से दे रहे हैं, आप उनके रिलेटिव के नाम से दे रहे हैं, तो ये गलत है। आप अगर जो ऑनर हैं, आपके जो मकान मालिक हैं, आप उन्हीं के नाम से ही रेंट दें, वो ज़्यादा उचित रहेगा। और साथ में आपको बता दूं कि आप जो रेंट देते हैं है ना, वो आपके एनजीओ के अकाउंट से ही जाए और ऑनर को ही जाए, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। और कैश में पेमेंट ना कीजिए, एनजीओ के बैंक अकाउंट से ही उनको हर महीने या फिर जैसा भी आपका शेड्यूल होगा, जैसे भी बात हुआ एग्रीमेंट में, उस तरह से आप उनको पेमेंट कीजिएगा। और ध्यान रखें रेंट को हर साल रिन्यूअल ज़रूर करें। अब हम बात करेंगे रिकरिंग एक्सपेंस के बारे में। ऐसे एक्सपेंस जो बार बार दोहराए जाते हैं साल में, महीने में, फिर सप्ताह में या फिर डेली। जैसे मोबाइल का रिचार्ज हो गया, इंटरनेट का एक्सपेंस हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, रिपेयरिंग हो गया, खाने पीने का खर्च हो गया, वाटर का बिल हो गया, ऑफिस मेंटेनेंस हो गया, फर्नीचर, कंप्यूटर, चेयर, ये सब क्या है लेना रेगुलर बेसिस पे पड़ता है। मेंटेनेंस भी रेगुलर बेसिस पे कराना पड़ता है। ऐसे एक्सपेंस जो रेगुलर बेसिस पे खर्च होते हैं उसको हम रिकरिंग एक्सपेंस कहते हैं, है ना। अब इसको मैं 4 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। सबसे पहला मेंटेन ईयरली एक्सपेंस फाइल्स। हमको एक फाइल बनाना होता है जो हमको ईयरली बेसिस पे बनाना होता है, यानी हर साल एक नया फाइल बनाना होता है, जिसमें हमारे जो भी एक्सपेंस हो रहे हैं उसको हम मेंशन करते हैं कि कौन सा सामान हमारा कितने का है, हमने उसको क्यों परचेज़ किया, ऐसा क्या ज़रूरत था उसकी, सारी चीज़ें हमको मेंशन करना होता है। तो देन सेकंड, जो भी हमने सामान खरीदा या फिर एक्सपेंस किया, जो भी हमारा एक्सपेंस हुआ उसका इनवॉइस और बिल, उसको एक्सपेंस उसको फाइलिंग करने के लिए हमको भी एक फाइल बनाना पड़ता है, वो भी ईयरली बेसिस पे है। और एक चीज़ का हमें ध्यान रखना होता है कि जो भी एक्सपेंस हमारा हो रहा है उसका मैक्सिमम हमको पेमेंट अपने बैंक अकाउंट से करना चाहिए, एनजीओ के बैंक अकाउंट से ही करना चाहिए। और इसमें सबसे जो 4th इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए कि हमको जो भी हम लोग एक्सपेंस कर रहे हैं तो उसका हमको बिल लेना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि वो जीएसटी बिल ही हो, लेकिन हाँ ये ज़रूरी है कि बिल होना चाहिए। अगर आपको कोई दुकानदार आपके सामान लेने के बाद आपको बिल नहीं देता है, जैसे कि किराना स्टोर हो गया, स्टेशनरी हो गया, रिपेयरिंग हो गया, तो अगर बिल नहीं देता है तो आप उनसे बिल के लिए रिक्वेस्ट कीजिए। अगर तब भी वो नहीं देते हैं तो आप ऐसी जगह से काम अपना कराइए, फिर ऐसी जगह से अपना परचेसिंग कीजिए जहाँ से आपको बिल दिया जाए। आप स्क्रीन में देख रहे होंगे मैंने एक बिल का फॉर्मेट आपके साथ शेयर किया है, जिसमें एक सिंपल सा फॉर्मेट होना चाहिए कि उस शॉप का नाम हो, उसका एड्रेस हो, उसका मोबाइल नंबर हो, आप जो सामान ले रहे हैं कितने का ले रहे हैं, क्वांटिटी क्या है, एक बिल में सारी चीज़ें बेसिक चीज़ मेंशन होना चाहिए। इस तरह से बिल आपको हर जगह से लेना कंपलसरी होता है। नेक्स्ट है हमारा इवेंट बेस्ड एक्सपेंस। हम कैंप लगाते हैं या फिर किसी ज़रूरतमंद को हम फूड देते हैं, किसी बच्चे को बुक्स देते हैं, उनको स्टेशनरी देते हैं, क्लॉथ डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, जैसे कंबल हो गया, या फिर किसी भी तरह का और कपड़े हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, या फिर हेल्थ कैंप लगाते हैं, या फिर अवेयरनेस कैंप लगाते हैं लीगल या फिर उनके राइट्स को लेके,
तो ये सारे जो हम लोग जिस तरह से इवेंट करते हैं, ब्लड डोनेशन का कैंप हो गया या फिर बच्चों के लिए किसी भी तरह से एजुकेशनल हम लोग उनके लिए चैरिटी एक जैसे चैरिटी इवेंट करके हम उनके लिए फंड इकट्ठा करते हैं। तो ये जो सारे इवेंट्स हैं उनके जो एक्सपेंस हैं उसको हम किस तरह से रिकॉर्ड करेंगे, आज ये मैं आपको 7 पॉइंट पे इसको अच्छे से ब्रीफ करता हूँ। सबसे पहले हमको जितने भी हमारे एक्सपेंस हो रहे हैं, उस इवेंट में एक्सपेंस हो रहे हैं, सभी को हमको एक्सपेंस को अपने बिल्स को एक्सपेंस फाइल में रखना है, ये आप याद रख लीजिए। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जो भी हमारे खर्चे हो रहे हैं हमको अपने बैंक अकाउंट से ही पे करना है, कैश में पेमेंट नहीं करना है। और जैसे कि मैंने आपको लास्ट में भी बताया था, तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको बिल्स लेना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको जीएसटी बिल ही चाहिए, हाँ, लेकिन आपके पास बिल होना ज़रूरी है। अगर जीएसटी बिल होता है तो काफ़ी अच्छा होता है। जैसे किराना स्टोर हो गया, स्टेशनरी हो गया, रिपेयरिंग लाइट पेन, ये सारी जो चीज़ें हैं, अगर हम लोग छोटी छोटी चीज़ें लेते हैं तो उसका भी हमारे पास बिल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ आप लोग के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर हम लोग किसी भी तरह का डोनेशंस कर रहे हैं, है ना, तो हम जिस बेनिफिशरीज को दे रहे हैं, जो उस बेनिफिट को उठा रहे हैं, लाभ उठा रहे हैं, तो उनका हमको डिटेल भी रखना होता है हमारे एक्सेल शीट में। उनका डेट, नाम, उनका कंप्लीट एड्रेस, है ना, हमने उनको क्या दिया, है ना, यानी क्या डोनेट किया। अगर मोबाइल नंबर भी हो तो आप मोबाइल नंबर भी उसमें मेंशन कीजिए, है ना। देखिए, ये सारे डिटेल हमको रखना इंपॉर्टेंट होता है। कई बार क्या होता है, हमारे पास क्रॉस चेक होता है कि हमने अगर बेनिफिशरीज हमारे हुए क्या, बेनिफिशरीज जो हैं हमारे, उनके क्या डिटेल्स है, हमने किनको किनको प्रोवाइड किया, ये सारी डिटेल हमको ज़रूरत पड़ता है फ्यूचर के लिए, पहले ATG के लिए खासकर। और सपोज़ कई बार ऐसा मैंने देखा है, कई बार कई NGOs खाने का बिल सपोज़ 1 लाख का बनवा लिए, हाँ, लेकिन जब एक्सपेंस की बारी आई तो अपने आप को प्रूफ ही नहीं कर पा रहे हैं कि उस 1 लाख का उन्होंने खर्चा कहाँ किया, उस फूड का कहाँ पर दिया। तो ये आपको जस्टिफाई करेगा कि आपने जो एक्सपेंस किया है वो किन किन लोगों के लिए किया है और कहाँ पर आपका जेन्युइन एक्सपेंस हुआ है। देखिए क्या होता है, अब फिर हम आते हैं अपने 5th पॉइंट पे। हमको हमारे जो बेनिफिशरीज है उनका आधार कार्ड लेना। अब सपोज़ अगर हम किसी को चाय बांट रहे हैं, अब 5 रुपये के चाय के लिए तो आधार कार्ड शायद ही कोई देगा, ये जेन्युइन नहीं है, ठीक है, हम उसका एक रिकॉर्ड रख लेंगे। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि अगर हम लोग किसी बेनिफिशरीज को 500 या 1000 रुपये का कुछ ऐसा आइटम दे रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से उनको भी आधार कार्ड देने में किसी भी तरह का हिचकिचाहट नहीं होना चाहिए। तो उनका आधार कार्ड आप आधार कार्ड का जो आगे और पीछे दोनों का एक फ़ोटो कैप्चर कर लें और उसको अपने रिकॉर्ड पे मेंशन कर लें। तो इस तरह से क्या होता है, आपके पास एक पूरा प्रूफ होता है कि आपने जो सोसाइटी से या फिर जिस भी माध्यम से आपने डोनेशंस लिया, चैरिटी इवेंट्स किए, है ना, तो उसके बेसिस पे आपने जो एक्सपेंस किया उसका प्रूफ आपके पास आ गया कि आपके जो बेनिफिशरीज हैं वो कौन है। इसके बाद हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है हमने जो कार्यक्रम किया, हमने जो डोनेशंस कैंप लगाए, चैरिटी इवेंट्स किए, उसका हमको फ़ोटोग्राफ रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि फ़ोटोग्राफ्स आपको डिफ़ाइन करता है कि आपने सच में वो इवेंट्स किए हैं। कई बार क्या होता है कि लोग इवेंट तो करते हैं लेकिन किसी दूसरे का इवेंट का फ़ोटो दिखा देते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है ना। अगर आप जो इवेंट कर रहे हैं उसमें आपका जो स्टेज है या फिर जो भी आपका जहाँ पर भी आप कर रहे हैं इवेंट, तो उसमें आपका प्रॉपर बैक साइड में एक बैनर होना चाहिए जिसमें आपका उस इवेंट, आपकी संस्था का नाम होना चाहिए, लोगो होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए उस बैनर पे। आप जो कैंप कर रहे हैं, आप जो इवेंट कर रहे हैं उसका नाम होना चाहिए, हाँ, आप जिनके लिए कर रहे हैं उनका डिटेल, एक बेसिक डिटेल, सारी चीज़ें उस बैनर्स पे होना रखिए। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जो हमारा 7th पॉइंट होता है, सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिशिएशन फॉर रिनॉन्ड ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कई बार क्या होता है, आपका खासकर मैंने एक केस देखा था 12 ATG कराने के लिए, जब मैं रिप्रेजेंटेटिव, तो उस दौरान जो सक्षम अधिकारी थे उन्होंने मुझे पूछा कि किसी गवर्नमेंट या फिर रिनॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन ने इनको कभी अप्रिशिएशन दिया या फिर किसी भी तरह से अप्रिशिएट किया है। फिर उस दौरान मैंने उस NGO से डिमांड किया और उन्होंने प्रोवाइड भी किया था उनको, कई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने और गवर्नमेंट ने उनको रिनोवेट भी किया था, अप्रिशिएट किया था उनके कामों को लेकर। तो ये सारी चीज़ आपके जो काम है उसको जस्टिफाई करता है ना। ये सारी चीज़ें आप अपने फाइल में मेंशन कीजिए, अपने फाइल के साथ रखिए, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब आपका नेक्स्ट है ट्रैवलिंग एक्सपेंस या कन्वेंस एक्सपेंस। इसको मैं 4 पार्ट पर डिवाइड कर रहा हूँ। जैसे आप कहीं आना जाना हुआ, NGO के काम से आना जाना हुआ, या फिर आप किसी इवेंट ऑर्गेनाइज किए तो उसमें आना जाना ट्रैवल हुआ, जिस भी तरह का एक्सपेंस होगा, ट्रैवल एक्सपेंस या कन्वेंस एक्सपेंस, तो इसको आपको सबसे पहला तो ये है कि उनके जो बिल्स हैं उसको आपको एक्सपेंस फाइल में डालना है। और सपोज़ अगर उसके जो भी एक्सपेंस हो रहे हैं तो उसको आपको बैंक अकाउंट से करना है, NGO के बैंक अकाउंट से करना है, लेकिन ये सम केसेस पे पॉसिबल भी नहीं है। जैसे अगर मान के चलिए हम लोग किसी भी तरह का ऑटो रिक्शा पे जा रहे हैं, तो उस ऑटो रिक्शा पे अब वो तो जनरली कैश पे ही काम करेंगे, 100 रुपये हुआ, 200 रुपये हुआ, तो उस केस पे आप क्या कर सकते हैं, मजबूरन हमको कैश पे डील करना होगा। लेकिन हमको अपने इनवॉइस पे उस जो ऑटो का रहेगा उसका ऑटो वाले का नाम और उसका ऑटो का जो नंबर रहेगा उस नंबर को भी हमको अपने इनवॉइस पे मेंशन कर देना। और आपने सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हमको इसका
बिल का मतलब ये नहीं होता, जैसे मैं आपको बता रहा था लास्ट में भी मैंने आपको बताया कि बिल का मतलब ये नहीं कि जीएसटी बिल, लेकिन हाँ ज़रूर ये है कि आपको बिल लेना चाहिए। जैसे सपोज़ कई बार आपका बिल हुआ 2000 ढाई हज़ार या 3000 का आपका ट्रैवलिंग एक्सपेंस हो गया, तो आपको उसका बिल जो ट्रैवल वाले हैं आपको उनसे बिल लेना, उनका बिल लेना है जो भी उनके फॉर्मेट में होगा, है ना? जो एक जेन्युइन फॉर्मेट में होता है उस फॉर्मेट का आपको बिल लेना है और अपना एक्सपेंस फाइल पे उसको पुट अप करना है। हाँ, और ध्यान रखिएगा जैसे ₹200 ₹100 ₹200 का जो बिल है वो तो ठीक है आप कैश पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन 2 ढाई हज़ार 3000 का जो बिल है आप उसको कोशिश कीजिए पूरी तरीके से आप अपने बैंक अकाउंट से ही दीजिए, कैश में पेमेंट उसके लिए बिल्कुल मत कीजिए, है ना? और जो सबसे हमारा जो चौथा पॉइंट है, आपको एक एक्सेल शीट प्रिपेयर करना है जिसमें आपको डेट डालना है ना? आप कहाँ से कहाँ गए, है ना? यानी आपका जो अगेन था, डेस्टिनेशन था, सिटी था, आपका पर्पज़ क्या था, आपको ये ट्रैवलिंग में कितना खर्च आया, ये सारी चीज़ें आपको एक एक्सेल शीट में प्रिपेयर करना चाहिए, जिससे आप कभी भी क्रॉस चेक हो सके या फिर कभी भी ऑडिट हो सके तो आप इस चीज़ को प्रूव कर सकें। अब हमारा है नेक्स्ट सैलरी एक्सपेंस। देखिए सैलरी एक्सपेंस को हमको बड़े ध्यान से हमको एक स्टाफ का फाइल बनाना होता है, और इस स्टाफ की फाइल में हमको जो हमारे पास एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनका रिज्यूमे अटैच कीजिए, उनका फ़ोटो अटैच कीजिए, उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड, उनका सैलरी आप कितना सैलरी दे रहे हैं, और डेट ऑफ जॉइनिंग, अगर वो छोड़ के चले गए हैं तो डेट ऑफ रिज़ाइन, ये सारा चीज़ आपको उस फाइल में मेंटेन करना है। आपको जो उनका सैलरी है वो पूरी तरीके से आपको बैंक के अकाउंट से ही देना है, एनजीओ के दूसरे अकाउंट से बिल्कुल नहीं देना है, ना ही कैश देना है, आपको एनजीओ के बैंक अकाउंट से ही उनको सैलरी देना है। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होता है कि जो हमारा थर्ड पॉइंट है, सैलरी मस्ट बी रीजनेबल। इसमें जैसे सपोज अगर कोई 12th पास है, आप उसको 2 लाख रुपए 2.5 लाख रुपए दे रहे हैं ना सैलरी, तो ये कहीं ना कहीं एक आपको एनजीओ का लूप होल है। अगर उनको एक जेन्युइन सैलरी दीजिए, ऐसा ना हो कि वो फाइल में ही दिखे कि आप इसको रोलिंग करने के लिए इनको रखे हैं, है ना? तो इस तरह का नहीं होना चाहिए, जेन्युइन होना चाहिए। अगर आपके पास वो छोड़ के जाता है, तो अगर एजेंसीज में कहीं जाता है तो उनको जितनी सैलरी मिलनी चाहिए वो यानी उतना आप दे रहे हैं कि नहीं, इस तरह से होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और जो सबसे फोर्थ पॉइंट है, सबसे जो इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्रॉस चेक होता है, डिपार्टमेंट इसको वेरीफाई भी करता है कि अगर जब भी आपका ऑडिट या फिर कुछ भी ऐसा डिपार्टमेंट मांगता है तो आपके सबसे पहले जो एनजीओ पे रिलेटिव्स काम कर रहे हैं उनके ट्रांजेक्शन्स को काफ़ी अच्छे से देखा जाता है ना? अगर कई बार क्या होता है, हम अपने एनजीओ पे ट्रांजेक्शन दिखाने के लिए अपने रिलेटिव्स को ही एम्प्लॉय बना दिया और उनको ट्रांजेक्शन शो कर रहे हैं सिर्फ, तो ये गलत चीज़ है ना? ऐसा ना करें, है ना? अगर जेन्युइनली अगर ऐसा है कि आप कोई रिलेटिव आपके एनजीओ पे काम कर रहे हैं, जेन्युइन है, तो फिर तो उस पर कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप इस तरह से करते हैं कि किसी के रिलेटिव को बना के, अपने रिलेटिव को बना के, एम्प्लॉय बना के आप अपने एनजीओ पे रखे हैं, तो उनसे लगातार ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, सैलरी उनको दे रहे हैं उनके अकाउंट पे, यानी सिर्फ एक फंड फ्लो के लिए आप उनको रखे हैं, तो ये गलत बात है, आप ऐसा ना करें। क्योंकि जब भी डिपार्टमेंट आपको चेक करेगा तो इसमें कई आपको ये डिपार्टमेंट आपको क्रॉस चेक कर सकता है, इस चीज़ का ध्यान रखें। कई एनजीओ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हैं, उनको कोचिंग देते हैं, किसी तरह का ट्रेनिंग कैंप चलाते हैं, उनके पास जो स्टूडेंट्स रहते हैं फिर उनको टीचर्स को पेमेंट करना पड़ता है। ये सारी चीज़ें आइए हम देखते हैं किस तरह हमको इसको मेंटेन करना चाहिए। इसके लिए भी 4 टॉपिक है। सबसे पहला जो हमारे पास टॉपिक है वो स्टूडेंट फाइल है ना। इन सारे स्टूडेंट्स के लिए हमको एक फ़ाइल बनाना चाहिए जो आपका कैंप के हिसाब से हो सकता है, आपका ईयरली हो सकता है, जिस हिसाब से आप बच्चों को एडमिशन देते हैं उस हिसाब से उनका एक पर्टिकुलर सेशन के हिसाब से आपको एक फ़ाइल बनाना होता है। उस फाइल में आपको स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन फॉर्म होना मस्ट है, उनका फ़ोटो, उनका बर्थ सर्टिफिकेट या फिर आधार कार्ड, अगर बच्चों का आधार कार्ड नहीं बना है, बच्चे छोटे हैं, तो आप उनके पेरेंट्स का आधार कार्ड ले सकते हैं प्रूफ के लिए। एंड देन सेकंड, उनका जो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म है जिसको मैंने आपको ऊपर में भी बताया, उस स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म में सबसे इंपॉर्टेंट है कि उस बच्चे का फ़ोटो होना चाहिए, उस बच्चे का नाम होना चाहिए, उनका फादर का नाम होना चाहिए, उनके पेरेंट्स का नाम होना चाहिए, एड्रेस होना चाहिए, उनका कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए, स्कूल नेम या फिर कॉलेज नेम, क्लास, हम उनको क्या बेनिफिट दे रहे हैं, हम उनसे कितना फीस ले रहे हैं, सारी चीज़ें उसमें मेंशन होनी चाहिए। या फिर हम उनको बुक्स दे रहे हैं या फिर जो भी दे रहे हैं व्हाटएवर उस कैंप में, या फिर हम उनको ट्यूशन कोचिंग जो भी हम उनको बेनिफिट दे रहे हैं उसके बारे में मेंशन होना चाहिए क्लियरली। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर वो बच्चा हमारे एडमिशन ले लिया, अब रेगुलर हमारे पास ट्रेनिंग या फिर कैंप जैसे कोचिंग वगैरह के लिए आ रहा है, तो हमारे पास उनके रेगुलर आने का एक प्रूफ भी होना चाहिए जिसको हम लोग अटेंडेंस रजिस्टर के थ्रू प्रूफ करेंगे। तो बच्चों का रेगुलर अटेंडेंस होना चाहिए जिससे हम ये प्रूफ करेंगे कि बच्चा हमारे पास रेगुलर आ रहा है। देन हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है ना, अब बच्चे का जो भी हम रिजल्ट देते हैं या फिर किसी भी तरह का सर्टिफिकेट देते हैं या फिर किसी भी तरह का अचीवमेंट उनका बच्चों का है हमारे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, तो उसका भी एक कॉपी हमको अपने फाइल के साथ रखना चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग अपने आप को किसी भी तरह की क्वारी होने पर हम प्रूव कर सकें कि ये सारे बच्चे हमारे पास थे, उन्होंने ट्रेनिंग लिया, फिर व्हाटएवर हम जो भी बेनिफिट दिए। देन हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, जिन्होंने लास्ट वीडियो को देखा है उनके लिए मैं आपको एक गिफ्ट दे रहा हूँ। गिफ्ट यानी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है जो कि आपको जनरली कोई नहीं बताता है। जैसे ये जितने भी एक्सपेंस के बारे में बताया, और ये सारी एक्सपेंस की बदौलत ही कोई भी सीए या फिर कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट आपका ऑडिट प्रिपेयर करता है, और उस ऑडिट प्रिपेयर करने के बाद आपको देता है।
और उसको आप एनजीओ पे फाइल करते हैं, फिर अपने 1280 के लिए प्रिपेयर करते हैं, प्रेजेंट करते हैं उसमें। तो देखिए ये सारी चीज़ें ऑडिट बनने के बाद आपको एक चीज़ बहुत ही ध्यान देना है उस ऑडिट रिपोर्ट में। देखिए जब भी आप उस ऑडिट रिपोर्ट में साइन करें अपना, यानी सीए को साइन करके एक कॉपी देना होता है, फिर उसका एक कॉपी सीए साहब आपको देते हैं। तो इसमें आपको ज़रूरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंशन देखना है कि जो भी सीए होते हैं वो जब भी इस तरह का ऑडिट करते हैं तो उनको एक UDIN नंबर एक मेंशन करना होता है, यानी यूनिक जो UDIN नंबर होता है, इसका फुल फॉर्म होता है यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये 18 डिजिट का एक यूनिक नंबर होता है जो कि आप CMA के द्वारा जारी किया जाता है। इसको आपके ऑडिट रिपोर्ट में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपका ऑडिट रिपोर्ट ऑनलाइन जो सीए होते हैं वो जनरेट करते हैं और वो आपका ऑडिट, और इसी के बेसिस पे ही आपका 1280 का हम उसको प्रूफ कर सकते हैं कि आपका जो ऑडिट रिपोर्ट है वो सही बना है, सारी चीज़ें सही है, वेरीफाइड है आपका ऑडिट रिपोर्ट। बिना UDIN नंबर के आप ऑडिट रिपोर्ट ना बनाएं, इसका बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें जब भी आपका क्रॉस चेक होगा, है ना, तो आपका ऑलरेडी ऑडिट रिपोर्ट वेरीफाइड होगा। तो UDIN नंबर आप ज़रूर अपने ऑडिट रिपोर्ट में मेंशन कराएं। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर आपके और भी कोई क्वेश्चन होंगे तो आप ज़रूर आप मुझे कमेंट करके बताएं, उसको मैं वीडियो आपके लिए बनाऊँगा। धन्यवाद।